the topic we discussed yesterday. I also asked you to write 4 topics from your book. Those were gross investment, net investment, depreciation, and capital loss. If you have got any doubt in all these topics, cameras are off for some of the students, which we all know are not allowed in this class. Jashanpreet, Tarun Jot. Don't make me say one thing again and again. So make sure that your camera is on. Some students are still entering the class, so maybe because it is a joint class, it will take me more, 2-3 more minutes to start. And you need to write your section in front of your name. It makes it easier. Make sure your camera is switch on. Aruman, Pratham. Beta, Simranpreet Kaur is a girl. Please message me your section. Simranpreet Kaur. It is D or E. Simranpreet Kaur. अपना सेक्शन मुझे मैसेज कर दो बेटा, यहीं पर एक चैट का ऑप्शन होगा इसमें. लिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा. ये जितने भी बच्चे हैं 12th डी और ई के, सभी के साथ कल ये शेयर हो गया था कि हमने जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं अब तक. मैं रिवाइज कर रहा हूं पहले उन्हें. आपको उसमें से कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं. वी डिस्कस्ड फाइनल गुड्स, देन वी डिस्कस्ड इंटरमीडिएट गुड्स, we have got final good, intermediate good, then we came to know कि final good के दो पार्ट होते हैं, consumption goods and capital goods. We have studied their definition and we have classified them as well. उससे पहले हमने domestic income और national income को classify किया था based on the economic activity. Then we discussed what is gross investment, what is net investment, what is depreciation, what is capital loss, and how to differentiate capital loss and depreciation. इतने पॉइंट्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए जल्दी से. अरुमन, योर कैमरा इज स्विच ऑफ. योर कैमरा इज स्विच ऑफ अरुमन. थैंक यू, थैंक यू. यू आर लुकिंग स्मार्ट लाइक यूजुअल. चलिए साहब, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, मेक इट क्विक. किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से अपना यू कैन रेज योर हैंड. वी हैव गॉट एन ऑप्शन ओवर हियर. जल्दी बताएं बेटा. और कुछ बच्चे जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि अटेंडेंस हम लोग करते हैं और सीबीएसई में इस अटेंडेंस का रिकॉर्ड भेजते हैं. 80% से कम अगर आपकी अटेंडेंस होगी तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी. बेटा आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा. आप चाहे तो इसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं. किसी का कोई इशू है तो बताइए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट एन ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक टुडे. आज एक बिल्कुल नया टॉपिक हमने स्टार्ट करना है. अगर किसी का कोई टॉपिक है तो कोई डाउट है तो बता दीजिए. डाउट नहीं है तो लेट अस स्टार्ट. अब देखिए क्या होता है यार. ये ना 9 बजे का टाइम था, 9:10 पे वी आर एंटरिंग द क्लास. इट इज नॉट ए कॉलेज. चलिए साहब, किसी का कोई डाउट है? नहीं है डाउट तो चलिए लेट मी स्टार्ट.
अब देखिए होता क्या है कि किसी भी इकोनॉमी में, और कैमरा अगर कोई स्विच ऑफ करेगा तो मैं उसे बिना वार्निंग के क्लास से बाहर कर दूंगा, या नाउ इट इज योर विश। कैमरा अगर आपने स्विच ऑफ करना है तो अभी आप क्लास से जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अब देखिए होता क्या है, किसी भी इकोनॉमी में बेटा हर वक्त मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, मिलियंस एंड मिलियंस। उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 या 4 सेक्टर करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं, फर्म्स करती हैं, गवर्नमेंट करती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ओके, इतना हम सबको पता है, दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू, बस हम एक नए वे में उसे पढ़ रहे हैं। चलिए साहब, तो अब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि विल वी इंक्लूड द फॉलोइंग इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और नॉट, या विल वी इंक्लूड द फॉलोइंग इनटू द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नॉट। जनरली तो वो नेशनल इनकम का ही पूछता है। तो उसके लिए ना हमने कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं, उसके लिए हमने कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं, जिनके बेसिस पर हमें पता लग जाता है कि हमने इस आइटम को, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। मनवीर सिंह एंड कृतिका, योर कैमराज आर ऑफ। तो फर्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, एज यूजुअल फर्स्ट हेडिंग लिखिए आइटम्स। आइटम्स, ये फर्स्ट मेन हेडिंग लिखना है आपने। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये फर्स्ट हेडिंग लिखना है आपने, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, और याद रखिएगा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आपको उसका रीजन या लॉजिक भी आंसर में देना होता है। अगर हम रीजन या लॉजिक आंसर में नहीं देते हैं तो हमें नंबर नहीं मिलते हैं, ऑल्दो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, हेडिंग है हमारा आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, उसमें फर्स्ट हेडिंग लिखिए ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट्स। ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट्स। अच्छा, इसका एक बेसिक भी समझ लीजिए पहले टाइप के साथ साथ। देखिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर सिर्फ पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है, उससे कोई न्यू इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऑल्दो हमें देखने में लगेगा कि ये तो लाखों करोड़ों और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ अरबों रुपये हैं, लेकिन वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसफर होता है, एक आदमी से पैसे दूसरे आदमी को दे दिए, इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है? सपोज कर लीजिए आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो उस पॉकेट मनी को लेने के लिए क्या आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की है? आपने कहीं कोई लेबर की है, कोई जॉब की है, कुछ प्रोडक्शन किया है, कोई सर्विस की है, ऐसा कुछ किया है आपने? कुछ नहीं किया। सिर्फ आपने पेरेंट्स से कहा है, ज्यादा से ज्यादा आपने इमोशनल एक्ट किया है कि आप नाराज हो गए हैं अगर आपको कम पैसे मिले हैं। आपने ज्यादा पैसे मांगे हैं पेरेंट्स से, आपको कम मिले हैं तो आप नाराज हो गए हैं। तो आपने एक इमोशनल एक्टिविटी की है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की है आपने वो, और फिर नाराज होकर आपने उनसे, उसमें आप फिर और ज्यादा इमोशनल एक्टिविटी का सेकंड स्टेज क्या होता है कि आप लोग खाना खाना छोड़ देते हैं। थर्ड स्टेज क्या होती है? बात करना छोड़ देते हैं। जब आपको पैसे मिल जाते हैं तो फिर आप खाना भी खा लेते हैं एकदम से और बात भी करने लगते हैं। तो ये इमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं। तो इन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। उन सभी को हमने यहाँ पे एक हेडिंग बना के लिख दिया। क्या लिखा हमने? ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट। फिर जब भी आप हेडिंग लिखेंगे डैश लगा के उसका रीजन लिखेंगे, लगाइए डैश और लिखिए these are not connected with any production activity. These are not connected with any production activity, with any
प्रोडक्शन एक्टिविटी, full stop. For example, old age pension, जैसे जो 65 ईयर से ज्यादा हो जाते हैं या 75 ईयर से ज्यादा हो जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मंथली उन्हें कुछ पैसे देती है, लेकिन उस पैसों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है सिवाय इसके कि उनकी एज एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा हो गई है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ओल्ड एज पेंशन, कॉमा स्कॉलरशिप, कॉमा पॉकेट मनी, कॉमा remittances from abroad, remittances, REMITTANCES, remittances from abroad, remittances from abroad, etc. एक और लिख लीजिए इसमें लास्ट में, सब्सिडी, ये ज्यादा वर्ड यूज होता है ना बहुत इकोनॉमिक्स में, अभी हम बहुत बार इसे यूज करेंगे इन फ्यूचर। सब्सिडी फार्मर्स को मिलती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं उन्हें मिलती है, रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी मिल जाती है। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल दिए हैं, इसमें एक बात क्लियर है कि इन सब एक्टिविटीज में पैसों को लेने के लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई है। जैसे रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड क्या है, आप में से किसी के फैमिली मेंबर हो सकता है फॉरेन में रहते हो और वहां से वो कुछ पैसा पर मंथ पर ईयर या अकॉर्डिंग टू दियर सुविधा भेज देते हो, उसे क्या बोलते हैं हम, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। उसके लिए उन्होंने तो जो किया होगा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया उसके लिए, आपको तो वो एक ट्रांसफर हुआ है बस पैसा, इसीलिए हम उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आया आपको कैसे हमने इसे करना होता है? किसी का कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट कैन रेज हिज और हर हैंड। वन हैंड, मोर हैंड्स शुड आई एक्सपेक्ट? अनम्यूट कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर सब्सिडी और इंसेंटिव्स में क्या डिफरेंस होता है? सब्सिडी आपको बगैर कुछ काम किए भी मिल सकती है, इंसेंटिव आपको एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करने के बाद मिलता है। हर किसान को सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन इंसेंटिव किसे मिलेगा? जो एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करेगा। मींस पहले आप कुछ करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, सब्सिडी बगैर कुछ किए भी मिल सकती है। सर इंसेंटिव में मतलब आपको पैसा दिया जाता है और बहुत कुछ दिया जा सकता है, लेकिन इंसेंटिव तब मिलता है जब आप एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लेते हैं। दैट कैन बी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, बोथ वेज, बट उसके लिए आपने पहले कुछ एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक टारगेट अचीव करना होता है, उसके बाद आपको ओवर एंड अबव योर कंपनसेशन इंसेंटिव मिलता है। मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिजल्ट में होता है। आप कहीं जॉब करते हैं, आपको टारगेट मिलता है कि आपने इस महीने 500 सिम बेचने हैं। जब आप 500 सिम बेच देंगे तो जो कमीशन आपको मिलना है वो तो मिलेगा जियो की तरफ से, प्लस आपको टारगेट अचीव करने पर इंसेंटिव भी मिलेगा। सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट। ये जितनी भी एक्टिविटीज थी ये कंपलसरी नहीं थी, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो ट्रांसफर पेमेंट में होती हैं लेकिन कंपलसरी होती हैं। लिखिए सेकंड पॉइंट, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट। फिर डैश लगा के लिखिए, these payments are made to the government, these payments are made to the government and government फिर government, and government does not make any promise, and government does not make any promise
of providing any service in return. Government does not make any promise of providing any service in return, and government does not make any promise of providing any service in return. Full stop. For example, all types of taxes, for example, all types of taxes हम लोग गवर्नमेंट को जितने भी टैक्स देते हैं वो सब कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट तो है कि हमने गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन कंपलसरी क्यों है? क्योंकि टैक्स आपको देना ही देना है, आप टैक्स अवॉइडेंस नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल बिकम एन इलीगल एक्ट। अदरवाइज वो एक इलीगल एक्ट बन जाएगा अगर आप टैक्स नहीं देंगे। तो टैक्स हमने देना ही देना है, इसीलिए इसे कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। और गवर्नमेंट इसके बदले में कोई सर्विस आपको दे या ना दे, ये गवर्नमेंट का प्रॉमिस नहीं होता है। इस लेसन के फिनिश करने के बाद जब आपके पास टाइम होगा तो आप टैक्स की डेफिनेशन को सर्च कीजिए गूगल पे, उसमें लिखा होगा कि दिस इज ए पेमेंट व्हिच इज टू बी मेड टू अ सर्टेन गवर्नमेंट अथॉरिटी बट नो promise of any service against this tax payment is rendered by authority। गवर्नमेंट को आप इनकम टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट को आप कॉर्पोरेट टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट को आप जीएसटी दीजिए, गवर्नमेंट आपसे पैसा ले लेगी, लेकिन गवर्नमेंट उसके बदले में आपके लिए, उसके बदले में पर्टिकुलर बात हो रही है यहाँ पे, उसके बदले में आपके लिए कुछ करेगी। दिस इज नोवेयर इन द लॉ, नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट होता है जिसके लिए गवर्नमेंट को जो पैसा मिला है, गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर पैसे के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट को वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाने के लिए दी है, अदरवाइज आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि जितने भी टाइप के टैक्स होते हैं वो सब कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट होते हैं। और मैं आप सबको चेक कर रहा हूं वन बाय वन, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाए रखिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए बेटा, थर्ड लिखिए। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फिर डैश लगाकर लिखिए। These transactions do not contribute, these transactions do not contribute to the current flow, does not contribute to the current flow of goods and services, current flow of goods and services and current flow of goods and services, and these involve THESE, these involve a change of title only, these involve a change of title only, change of title only, these involve a change of title only, full stop। For example, sale and purchase of शेयर्स, इक्विटी शेयर जो होते हैं, शेयर्स कॉमा बॉन्ड्स
बॉन्ड भी आपने पढ़े होंगे, बॉन्ड भी कई टाइप के होते हैं, एक पिक्चर्स में भी आता है जिसे जेम्स बॉन्ड बोलते हैं, उस बॉन्ड की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एटसेट्रा, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एटसेट्रा, फुल स्टॉप। यानी कि किसी भी इकोनॉमी में जितना भी शेयर मार्केट की एक्टिविटी होती है, उसमें जितना भी शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है। याद रखिए ये बात। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कुछ भी ऐड नहीं करता है। शेयर या जो बॉन्ड होते हैं, दीज आर ओनली पेपर क्लेम्स। पहले तो शेयर जो होते थे वो सर्टिफिकेट की तरह होते थे, उन पे पूरी डिटेल लिखी होती थी, इस कंपनी का शेयर है, इसके नाम से इस डेट में इतनी यूनिट बेची जा रही है या खरीदी जा रही है। अब वो सब डिजिटल हो गया है, आप लोगों ने शायद बीएसटी में पढ़ भी लिया होगा, उसे डीमैट बोलते हैं। डीमैट, डीमैट का मतलब होता है डीमैटीरियलाइजेशन, यानी कि एक मटेरियल को खत्म कर देना। मटेरियल क्या था? पेपर। अब वो पेपर क्लेम बोलते हैं उसे अभी भी इसलिए। तो शेयर्स एंड डिवेंचर जो है सिर्फ पेपर क्लेम होते हैं, उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती कि भाई मेरे शेयर कहाँ रखे हैं, कि मैंने तो छत पे रख दिए थे, सर्दी की वजह से उठा के ले आओ, सूख गए होंगे। ऐसे नहीं होता शेयर में, वो कोई फिजिकल एसेट नहीं होती, वो कोई फिजिकल एसेट नहीं होती है, दिखती नहीं है किसके, मेरे 10 रिलायंस के शेयर मेरे पास है, देखो मैंने अपनी पॉकेट में रख रखे हैं, ऐसे नहीं होता है। वो सिर्फ पेपर क्लेम होते हैं, उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर? फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए बेटा। बीच में कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स, मैं ये मैसेज में भी लिख देता हूं, और ये जो है बड़ा अच्छा सा इसका एग्जांपल भी फिर मैं आपको देने वाला हूं। मैसेज में मैं लिख देता हूं इसे, आप विंडफॉल, मैसेज में लिख दिया है मैंने, देख सकते हैं हेड में क्या लिखना है आपने, विंडफॉल गेन्स। अनम्यूट कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर जो डोनेशन एनजीओस को देते हैं सर, वो ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट्स? नहीं बेटा, जो डोनेशन आप देते हैं अगर वो ट्रांसफर इनकम होती तो उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड ना करते, और अगर नेशनल इनकम में इंक्लूड ना करते तो उस पर हमें टैक्स ना देना होता, उस पर फिर भी हमें टैक्स देना होता है। और बहुत सारे टाइप की एनजीओ होती हैं किसी भी कंट्री में, इंडिया में 3-4 टाइप पे हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एक एनजीओ पुरानी है, रेप्यूटेड है और अच्छी है, तो उसे गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे 80GG बोलते हैं, 2 बार जी लगता है उसमें, ज्यादा तमीज के साथ बोलते हैं 80GG, ये वो तमीज वाला जी नहीं है, ये वैसे ही उनका सेक्शन है। जिसके पास 80GG का सर्टिफिकेट होता है, सपोज कर लीजिए आपने उस एनजीओ को 1 लाख रुपए दिए हैं, तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम से खत्म हो जाएंगे, आपको उस पर 100% टैक्स छूट मिलेगी, टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जिनके जितना डोनेशन आप देते हैं उस पर आपको 50% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो डिपेंडिंग के वो एनजीओ क्या काम कर रही है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो जनरली वो आपकी इनकम में इंक्लूड होता है, आपकी इनकम में, ठीक है। एनजीओ क्योंकि टैक्स एग्जेम्प्ट होती है तो उसे टैक्स नहीं देना होता है, उसकी जो वर्क का वो ऑडिट हो जाता है, और क्योंकि आपको टैक्स पे छूट मिली है तो दैट मींस दैट इनकम इज बीइंग इंक्लूडेड इन योर इनकम। भाई टैक्स में छूट मिलना या ना मिलना, लेकिन वो आपकी इनकम में तो इंक्लूड हो रही है ना, और आपकी इनकम सीधा नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रही है। समझ रहे हैं? यस और नो? समझ गए? थैंक यू। एनीथिंग एल्स बाय एनीवन? कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिर्फ, किसी और चीज से रिलेटेड नहीं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विंडफॉल गेन्स आपने लिख लिया, डैश लगा के लिखिए विंडफॉल गेन्स के सामने। देयर इज THERE, देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड, there is no productive activity involved
there is no productive activity involved in windfall gains. There is no productive activity involved in windfall gains. There is no productive activity involved in windfall gains. Full stop. For example, लॉटरी. फॉर एग्जाम्पल लॉटरी निकलती है ना, पंजाब में तो लॉटरी लीगल है. इंडिया में कुछ ही स्टेट्स हैं, अगर आपको पता हो, जहां पर लॉटरी लीगल है. पंजाब है, और पंजाब के अलावा आपके आसपास के नॉर्थ इंडिया में किसी स्टेट में लॉटरी लीगल नहीं है. उसके बाद आपको डाउन साउथ जाना पड़ेगा, वहां पर केरल में लॉटरी लीगल है. उसके बाद आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, वहां पर लॉटरी लीगल है. अदर देन दीज स्टेट्स, लॉटरी इज नॉट लीगल इन एनी अदर स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया. ये जनरल नॉलेज के लिए था. लॉटरी कॉमा कंटेस्ट, जैसे होता है ना केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, तो हाँ, उसमें अगर आपको पैसा मिलता है तो वो आपके लिए विंडफॉल गेन होती है, एटसेट्रा. तुम तो मुझे लगता है सभी करोड़पति बन जाओगे कुछ दिनों में, कुछ आने वाले सालों में. तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो, इतने होशियार हो, तो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करके करोड़पति बन ही जाओगे. और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कनाडा तो हमारा वेट कर ही रहा है. सिंपल, दैट इज द इजी वे आउट. चलिए साहब, तो ये हुआ हमारा विंडफॉल गेन. पॉइंट नंबर 5 लिखिए. पॉइंट नंबर 5 लिखना है अब आपको. नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस. नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस बेसिकली क्या होती हैं, आप समझ लें. आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, लाइफ में सभी करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करेंगे. तो अगर वो एक्टिविटी हम ऐसी जगह पे करते हैं जहां पर हम उसके पैसे नहीं ले सकते, ऐसे होता है कहीं पे? याद सोच के बताइए मुझे एनीवन. आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं लेकिन उसके पैसे नहीं ले सकते, कब होता है ऐसा? सोच के बताओ, सबको पता है तुम्हें. आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन आप उसके पैसे नहीं मांग पा रहे हैं. बताएं, आज किससे शुरुआत करनी चाहिए हमें? आज शुरुआत करनी चाहिए हमें अपने नए गेस्ट से, जो आज पहली बार क्लास में आए हैं. वीर प्रताप धालीवाल, अनम्यूट करो अपने आप को बेटा. वीर प्रताप अनम्यूट करो. यस सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. बेटा, ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मांग सकते? आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं इसका? तब तक आप लोग भी सोच लीजिए. वीर प्रताप का चेहरा नहीं देखना आपने, सोच लीजिए. घर के लिए कोई काम करना. एग्जैक्टली घर के लिए कोई काम करना. हमारी मदर हैं या सिस्टर हैं, खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने के बाद वो हमसे पैसे थोड़ी मांगती हैं कि लाओ आज 250 रुपए का खाना बनाया मैंने, पैसे दो. या खाना खाने के बाद हम पेमेंट करते हैं कि लो मम्मी 100 रुपए लो, आज खाना बड़ा अच्छा बनाया था. ऐसे नहीं होता ना. तो ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होती हैं. सपोज कर लीजिए कोई टेलर है, मार्केट में उसकी शॉप है, वहां पर अगर वो कोई ब्लेजर, कोट, पैंट, ट्राउजर बना रहा है तो उसके पैसे लेगा. और वही काम अगर वो अपनी फैमिली के लिए करेगा तो ये थोड़ी कहेगा पापा लाओ आपकी शर्ट बनाई है, पैसे दे दो. ऐसे नहीं होता ना. तो वही एक्टिविटीज जो मार्केट एक्टिविटीज हैं, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस बन जाती हैं. समझ रहे हैं? इन्हें बोलते हैं नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस. लिखिए बेटा. इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स. नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस में लिखना है, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स their market value, THEIR, their market value. It is difficult to fix their market value and such services are not provided
are not provided for the purpose of earning, are not provided for the purpose of earning, are not provided for the purpose of earning. Are not provided for the purpose of earning income या purpose of earning, full stop. For example, domestic services by a lady, domestic services by a lady, comma, kitchen garden, etc., kitchen garden, etc., kitchen garden, etc. नेक्स्ट मेन लिखिए, ये तो आपको पता ही ऑलरेडी, लेकिन लिख लेते हैं. नेक्स्ट लिखिए बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर डैश लगा के लिखेंगे. Such expenditures are already included, such expenditures are already included in the final expenditure, such expenditures are already included in the final expenditure. Such expenditures are already included in the final expenditure. जितने भी टाइप के मेरे से 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछे थे, आप किसी भी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जितना भी खर्च करेंगे वो सब इंटरमीडिएट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट लिखिए बेटा, सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, sale and purchase of second hand goods, sale and purchase of second hand goods, sale and purchase of second hand goods, डैश लगाकर लिखिए. They have already been included, they have already been included at the time of original sale or purchase, at the time of original sale or purchase. At the time of original sale और परचेज, फुल स्टॉप. अब देखिए, सपोज कर लीजिए 1 अप्रैल 2017 को आप एक 2 व्हीलर परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज. 1 अप्रैल 2017 आप एक परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज. अब 1 अप्रैल यानी कि कल 21 को आप उसे सेल ऑफ कर देते हैं एट द वैल्यू ऑफ 60,000 रुपीज. ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ 2017-18. जब हमने उसकी इनकम कैलकुलेट की तो 1 लाख रुपीस को वहां पर इंक्लूड कर दिया. अब 60,000 रुपीस को अगर मैं इस साल इंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये 21 है, तो 21-22 में ये 60,000 रुपीस की कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है और 1 लाख रुपया जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसे ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं. तो अगर हम उसे दोबारा इंक्लूड करेंगे तो दिस विल गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. एक ही चीज की वैल्यू को इकोनॉमी में एक से ज्यादा बार काउंट कर लेना, ये डबल काउंटिंग होता है.
और अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड का एग्जांपल याद हो तो उसमें मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, वो आपके ग्रुप में अभी भी होगा, कि हम व्हीट से बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट रिटेलर को देते हैं, रिटेलर वही बिस्किट कंज्यूमर को देता है। तो अगर हम सबकी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे तो टोटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो ये प्रिंसिपल यहाँ भी काम करता है। उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस की वैल्यू उसके ओरिजिनल टाइम पर रजिस्टर हो गई है, उसके बाद अगर आप दोबारा करेंगे तो वो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को राइज देगा, सिंपल, इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट लिखिए बेटा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैपिटल गेन ऑब्लिग कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन ऑब्लिग कैपिटल लॉस। कल कैपिटल लॉस तो हमने पढ़ ही लिया था, आई थिंक आप सभी लोग थे क्लास में। ऐसे ही कैपिटल गेन भी होता है। सपोज कर लीजिए आपने आज एक लैंड परचेज की है 1 लाख रुपीस की, और 2 साल बाद उसे 2 लाख रुपीस में सेल ऑफ कर दिया है, तो वो आपकी कैपिटल गेन हो जाएगी, है ना। ऐसे ही आप कोई भी फाइनेंशियल एसेट लेते हैं, अब देखिए ये बात थोड़ी सी फाइनर पॉइंट है, इसे जरा ध्यान से समझ लीजिए। आपने शेयर परचेज किया है, ठीक है, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट की होशियारी। आपने शेयर परचेज किया है 100 रुपीज का, गवर्नमेंट कहेगी कि भाई ये तो फाइनेंशियल एसेट है, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वही शेयर 150 रुपीज का हो जाता है, आपको कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज का। ये आपकी कैपिटल गेन है, गवर्नमेंट कहेगी इस पर टैक्स देना पड़ेगा। जस्ट ए मोमेंट बेटा। चलिए साहब, तो अब आपके शेयर्स पे आपको जो 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, गवर्नमेंट मानती है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको कैपिटल लॉस होता है तो गवर्नमेंट उसे भी ये मानती है, ये नहीं मानती कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन उसका कंपनसेशन आपको मिलता है। लिख लीजिए, चलिए इसके सामने कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस के सामने डैश लगा के लिखिए बेटा, these activities do not affect, ए से बनेगा ए डबल एफ, ई डबल एफ नहीं, ए डबल एफ। these activities do not affect the flow of goods and services in the economy, affect the flow of goods and services in the economy, full stop। और लास्ट लिखिए, लास्ट टॉपिक लिखिए, नेशनल डेट इंटरेस्ट। मैं लिख देता हूं ये चैट में, ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए। नेशनल डेट इंटरेस्ट, हमारी गवर्नमेंट जो लोन लेती है, गवर्नमेंट उस पर जो उसे टैक्स देना पड़ता है, उसे हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों, लिखिए इसका, दिस इंटरेस्ट पेमेंट on the loans, this interest payment on the loans taken for consumption purpose, loans taken for consumption purpose,
is not included. अब ये हमने 7, 8 या 9 जितने पॉइंट हुए हैं ये सभी लिखे हैं, इन्हें हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लें आप, और इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो पूछ लें। एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क। Anything which is not clear you can ask. Till then let me check all of you. Okay, वीर प्रताप का एक क्वेश्चन है, अदर देन वीर प्रताप एनीबॉडी? चलो वीर प्रताप अनम्यूट करो बेटा। तो ये लास्ट नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट नहीं समझ लगी। अच्छा बेटा, नेशनल डेट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी इकोनॉमी में जितने लोग होते हैं उन्होंने लोन लिया होता है, ऐसे समझ लीजिए इसे। अब आप या मैं अगर लोन लेंगे, या आपका भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ होगा लाइफ में, यू आर 16, 17 ईयर्स ओल्ड, आप अपने घर में देखते होंगे, अपनी सोसाइटी में देखते होंगे, नेबरहुड में, रिलेटिव्स में देखते होंगे, आज तक आपको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला होगा जिसने ये कहकर लोन लिया हो कि यार मेरे बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, चलो लोन लेके अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता हूँ। ऐसे कोई लोन नहीं लेगा। लोन जब आप लेंगे तो किसी पर्पस के लिए लेंगे, कोई पर्पस होगा आपका। मुझे बाहर जाना है, मकान बनाना है, शादी करनी है, 4 व्हीलर परचेज करना है, घूमने जाना है। अब तो इसके लिए भी लोन लेने लगे, घूमने जाना है मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आई विश टू सी ग्रैंड कैनियंस एंड ऑल दैट, उसके लिए भी फिर EMI में वापस कर दूंगा मैं, या एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इन सब पर्पस के लिए आप लोन लेते हैं, और ये जितने भी पर्पस होते हैं ये कंजम्पशन पर्पस होते हैं, आप कंज्यूम करेंगे कुछ चीजें। तो जब आप कंजम्पशन के लिए लोन लेंगे तो जो इंटरेस्ट उस पर पे करना है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कुछ दूसरे टाइप का इंटरेस्ट होता है जिसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, उसे हम अभी इन फ्यूचर 1 और 2 क्लासेस में समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लेंगे तो उस लोन के इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसे वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे एग्जांपल में, मिस्टर XYZ टेक्स ए लोन टू परचेज अ 4 व्हीलर, द इंटरेस्ट ही पेज ऑन दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट? No, because the loan taken by Mr. XYZ was for consumption purpose, and loan taken for consumption purpose is not included in calculation of national income. Anything else you would like to ask? Anything? देख लीजिए बेटा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए जो मैंने लिखाया है अभी, जितने भी 7, 8, 9 पॉइंट्स थे। Anything you would like to ask? Yes, Ritik has got a question. Please unmute. सर प्लीज एक्सप्लेन बॉन्ड्स, जैसे वो गोल्ड बॉन्ड बॉन्ड्स होता बेटा है, तुमने मूवी देखी तो होगी 007 की जो होती है, गुड टाइम टू किल, है ना, मोकिंग बर्ड, बहुत सारी मूवीज आती हैं। उसकी एक और आने वाली है अभी शायद गर्मियों में, 21 आ गया ना, एक और आने वाली है उसकी मूवी। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जैसे शेयर होता है, ठीक है ना, शेयर क्या होता है कि आप अपनी कंपनी में किसी को पार्टनरशिप दे रहे हैं, यही तो शेयर का बेसिक कंसेप्ट है। आपको पैसा जुटाना है, आपको पैसा इकट्ठा करना है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। आप बैंक के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि आपका बिजनेस चले ना चले, बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, यही होता है ना। ऐसे थम्स अप दे सकते हो तुम, मुझे अब तक एक नहीं दिया किसी ने, अगर समझ गए हैं तो, जबरदस्ती नहीं। हाँ थैंक यू। तो बैंक को आपको, हाँ थैंक यू, बस थैंक यू, कुछ बच्चे बाद में देना। अब क्या होता है, आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी कि मैं पेमेंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मैं ईमानदारी से बिजनेस करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दूंगा। ऐसे में आप पार्टनरशिप बना लेते हो, शेयर्स इशू करते हो और लोगों से बोलते हो कि देखो मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, आप मेरे शेयर्स परचेज करो। लेकिन आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता हूं। मैंने कॉर्पोरेट टैक्स के टाइम जब हमारा स्कूल चल रहा था, आप लोग क्लास में बैठे थे, सभी सेक्शंस में बताया था कि डिविडेंड इसीलिए मिलता है क्योंकि आपने रिस्क लिया है। मेरे पास 100 रुपीज हैं, मैं अपने पैसे को बैंक में रख के बिल्कुल कूल माइंड हो सकता हूँ, कोई रिस्क नहीं है मुझे, और 5 या 6% का रिटर्न भी मुझे मिलेगा।
On the other hand, I can invest the very same amount in a company, expecting that company will perform better. But if company does not performs better, the share price of my company will go down, and with that my investment will also go down. ऐसे ही होता है। हाँ, तो अब आपने बिजनेस किया, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको एकदम से फिर पैसे की जरूरत पड़ गई, और आपका माइंडसेट वही है कि बैंक के पास मैं नहीं जाऊंगा, फिर क्या करेंगे, फिर किससे लोन लेंगे। लेकिन इस बार आपको पता है कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन मुझे बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना। अब आप क्या करेंगे, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, आप उनसे इस बार लोन लेंगे, आप उनसे इस बार लोन लेंगे। उसे क्या कहेंगे, बता सकता है कोई? पहले तो आपने शेयर परचेज किए, उसे तो इक्विटी शेयर कहा। इस बार आपने उन्हीं शेयर होल्डर से कहा कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें इतने % का रिटर्न दूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अब एक प्रोमोटर बोलता है कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे बताइए? एनीबडी कैन रेज हिज और हर हैंड। पढ़ा हुआ है आपका? हाँ जी बताओ। डिबेंचर्स। डिबेंचर या वेंचर? डिबेंचर्स। हाँ डिबेंचर, वेरी गुड। तो अब आप समझ गए डिबेंचर क्या होता है। इसी काम को अगर गवर्नमेंट करती है, इसी काम को अगर गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि हमें इतने लाखों करोड़ों, और उसके बाद भी लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को खर्च करने होते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है, तो गवर्नमेंट वो पैसा कहां से लाती है? गवर्नमेंट एग्जैक्ट टर्म में बॉन्ड इश्यू करती है। जुझार सिंह एक मिनट बेटा। गवर्नमेंट उस सेम प्रोपोर्शन में जो डिबेंचर इशू करती है, कंपनी ने इशू किया है तो वो डिबेंचर बन गया है, और गवर्नमेंट ने इशू किया है तो बॉन्ड बन गया है। पहली बात, जब आप कंपनी के डिबेंचर में और गवर्नमेंट के बॉन्ड में डिफरेंस देखेंगे, पढ़िएगा गूगल पे, आपको एक डिफरेंस मिलेगा। क्या? कंपनी को डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है उसका रेट कंपनी बहुत हाई रखती है, 8%, 9%, 10%। लेकिन गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है तो रेट कितना रखती है? 2%, 3%, 4%। सेम कंसेप्ट है। तो गवर्नमेंट इतना कम रेट क्यों दे रही है हमें, बताइए, कौन बताएगा? मनवीर सिंह आप बताओ बेटा, अनम्यूट करो मनवीर सिंह, हॉस्टल वाले मनवीर सिंह जो हैं, हाँ अनम्यूट करो। कर भाई, अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा गवर्नमेंट जो है वो कंपनी के कंपैरिजन में इतना कम इंटरेस्ट क्यों ऑफर करती है, कोई आइडिया है? पता नहीं सर। कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में रेगुलर आया करो, इसका तुम्हें पता है, टाइम भी पता है ना? चलिए, और कौन बताने वाला है, किससे पूछा जा सकता है? एनीबडी? ये राजप्रीत अनम्यूट करो। सर पता नहीं। मुझे लग रहा है कनेक्टिविटी का इशू है। बताओ ऋतिक, बताओ बेटा। सर शायद क्योंकि इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, लॉस नहीं होगा हमें। जैसे अगर कंपनी डूबगी तो पैसा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट है वो तो दे देगी पैसा। अच्छा अच्छा, कंपनी डूब भी सकती है? बैंकरप्ट हो सकती है कंपनी। ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल सही बताया इसने। उसे बोलते हैं सोवराइन गारंटी। आज तक किसी भी सरकार को डूबते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि सरकार बड़ी होती है और उसे डूबने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। इतनी बड़ी जगह नहीं मिलती, कंपनी छोटी होती है, तलवाड़ा के डैम में भी डूब सकती है। तलवाड़ा का डैम है बहुत बड़ा, वहां कोई भी कंपनी डूब सकती है। दैट इज एनफ स्पेस फॉर। डूबने का मतलब होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे वापस नहीं करती, बैंकरप्ट हो जाती है, जिसे चैप्टर 11 बोलते हैं। क्लियर है? तो देश की गारंटी, गवर्नमेंट की गारंटी कंपनी की गारंटी से बहुत 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 बड़ी होती है, जिसे हम इंग्लिश में सोवराइन गारंटी बोलते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट के बॉन्ड को सोवराइन बॉन्ड बोलते हैं। ये होता है बॉन्ड एंड डिवेंचर। नाउ यू कैन लोअर योर हैंड। जुझार सिंह विश टू आस्क समथिंग। यस जुझार सिंह, अनम्यूट करो बेटा। सर कैपिटल गेन का ऑब्लिक्स कैपिटल लॉस था। अच्छा जी, अच्छा, ओके बेटा। देखो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस को हम नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं करते
क्योंकि कैपिटल लॉस होने से हमारा जो नेशन का वेल्थ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और कैपिटल गेन जो है वो बगैर किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के होता है, वो गुड्स एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी में इजाफा नहीं करता, इंक्रीज नहीं करता, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सिंपली मैंने उसे सिंप्लीफाई करा के लिखा दिया कि कैपिटल गेन या लॉस से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क? दिव्या शर्मा, दिया कानून को, बेटा आपने कैमरा स्विच ऑफ कर दिया। मेक श्योर, कभी कभी गलती से भी हो जाता है, तो मेक श्योर दैट कैमरा इज ऑन। कभी कभी गलती से भी हमारा हाथ लग जाता है उस बटन पे, हम नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे इधर उधर कोई और हमने दबाना होता है तो वो कैमरे वाले बटन पे हाथ लग जाता है हमारा। आई कैन अंडरस्टैंड दिस मच। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? भाई क्वेश्चन पूछो जल्दी से। हाँ जी नंदा साहब बताओ। सर ये वो क्या होता है फिर जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, सिल्वर बॉन्ड्स, सर ये क्या होता है फिर? ये होता है, ये गोल्ड देखो, बॉन्ड। ये गोल्ड बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोना खरीदते हैं, किस लिए? इसलिए नहीं कि उनके घर में शादी है या उन्हें किसी को गिफ्ट करना है, इसलिए कि जो पुरानी सोच के लोग होते हैं वो अभी भी फिजिकल एसेट में ज्यादा बिलीव करते हैं। उनके पास पैसा होगा तो वो शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे, जाके लैंड परचेज कर लेंगे। उनके पास पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, गोल्ड परचेज कर लेंगे। उनका मानना है कि गोल्ड एंड लैंड आर मोर बेटर ऑप्शंस देन परचेजिंग शेयर्स इन शेयर मार्केट। अब वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड परचेज कर रहे हैं, उन्हें उसका कुछ नहीं करना। तो उसके ईज के लिए, उसे इजी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम गोल्ड बॉन्ड इशू करते हैं, आप उन्हें परचेज करते रहो, आपके जितने के गोल्ड बॉन्ड हो जाएंगे, जब कभी आपको उन्हें बेचना हो तो बेच दो, या अगर उनके अगेंस्ट आपको गोल्ड चाहिए तो वो सर्टिफिकेट लेके जाओ, गवर्नमेंट बताएगी, जो गवर्नमेंट की एजेंसी होती है वहां वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराओ और जितनी वैल्यू बनती है उतना फिजिकल गोल्ड उनसे ले लो। तो हमारे लिए ये इजी है कि हमें गोल्ड को जब खरीद लेंगे फिर हमें डर लगा रहेगा कि कोई इसे चुरा ना ले, कोई इसे छीन ना ले, उसकी सेफ्टी करनी पड़ेगी, तो उस सेफ्टी से हम खत्म हो गए। प्लस जब हम गोल्ड बॉन्ड परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट उस पर एक नॉमिनल सा रेट ऑफ रिटर्न भी देती है, 2% या 3% के बीच में कहीं होता है वो। तो आपका गोल्ड अगर घर में रखा है तो उससे तो आपको पैसा नहीं मिल रहा, जो रेट ऊपर नीचे हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको 3% का रिटर्न भी मिल रहा है, प्लस जो गवर्नमेंट जो गोल्ड का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन है वो भी मिल रहा है। तो आपको एडेड एडवांटेज होता है कि अगर मेरा गोल्ड अपने रेट पर भी रहा 5 साल बाद तो मुझे 5 into 3 15% का रिटर्न मिल जाएगा। सेम विथ सिल्वर। और गवर्नमेंट इसे इसलिए नहीं करती कि गवर्नमेंट हमें पसंद करती है, गवर्नमेंट हमें पैसा देना चाहती है, या गवर्नमेंट सोचती है कि ये तो मेरे देश के निवासी हैं, इनके लिए तो मुझे कुछ करना है, ऐसी कोई सोच नहीं होती। गवर्नमेंट को हर तरीके से पैसा इकट्ठा करना होता है पब्लिक से, समझ रहे हैं? बस सिंपल, ये भी एक और तरीका है हम लोगों से पैसा इकट्ठा करने का। Any other question, anything anybody would like to ask related to economics only? अभी फिर कुछ बच्चों ने अपना कैमरा जो है वो स्विच ऑफ करने की कोशिश की है। बेटा कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी ने? Anything else you would like to ask regarding the topic we have covered today? कोई और बात आपके माइंड में है? नहीं है? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सी यू टुमारो सेम चैनल। लेकिन 11th ई का जो लेसन है वो कल दोपहर को होगा, अभी नहीं होगा। कल 11th ई डी का लेसन, सॉरी 12th डी का लेसन इसी टाइम होगा। 11th का जो लेसन है वो कल उसके पर्टिकुलर जो फिक्स टाइम है उसी पर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग and take care of yourself. Don't go out. Corona is present everywhere. Thank you.